नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। आज है 18 मई 2022 और 18 मई 2022 की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन सब पर डिस्कशन करेंगे और उसके हर पहलू को देखेंगे। उससे जो भी सवाल बन सकते हैं उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वीडियो के शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उसका सही जवाब आपको वीडियो के अंत में दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। और आज का सवाल है, द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन द अर्थ की सूची में एकमात्र भारतीय शहर का नाम क्या है? द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन द अर्थ की सूची में एकमात्र भारतीय शहर का नाम क्या है? तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें और इसका सही उत्तर हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की और आज का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शुरू की गई युवा टूरिज़्म क्लब, ये एक योजना है, किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन 1 श्रम मंत्रालय, ऑप्शन 2 वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 3 संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन 4 गृह मंत्रालय। तो युवा टूरिज़्म क्लब ये किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, युवा टूरिज़्म क्लब। इसके तहत क्या है कि युवाओं को इसमें एम्बेसडर बनाना है और भारत की विरासत को बढ़ावा देना और उसको संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। क्या है ये योजना, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो युवा टूरिज़्म क्लब संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और अभी वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री हैं वो हैं जी किशन रेड्डी। और ये जो योजना है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव उसका भाग है। उद्देश्य युवाओं को भारतीय टूरिज़्म का एम्बेसडर बनाकर उसकी संभावनाओं को तलाशना, यानी कि टूरिज़्म में जितनी संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, उसको तलाशना और भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, युवा टूरिज़्म पहल। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने किस उत्पाद बताना है आपको, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी अब इस उत्पाद का जो निर्यात है वो नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 है गेहूं, ऑप्शन 2 बाजरा, ऑप्शन 3 सरसों, ऑप्शन 4 आलू। तो इसका सही उत्तर है गेहूं। हाल ही में भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है क्योंकि भारत अपनी जो घरेलू मांग है उसकी पूर्ति करना चाहता है और पश्चिमी भारत में हीट वेव्स के चलते फसलें ख़राब होने के कारण भी एक कारण बताया जा रहा है कि भारत अभी गेहूं का निर्यात नहीं करेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जिन देशों के साथ पहले से ही लेटर ऑफ क्रेडिट पे 13 मई से पहले ही साइन हो चुके हैं उनको अभी गेहूं का निर्यात किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि खाद्य सुरक्षा जो है भारत में, यानी भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और घरेलू मांग को पूरा किया जाए। तो गेहूं के निर्यात को अभी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन 1 है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, दूसरा है भारतीय नौसेना, ऑप्शन 3 है इसरो, ऑप्शन 4 है DRDO। तो ब्रह्मोस मिसाइल के जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का परीक्षण किया गया है ये किया है इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने। ये जो फ़ोटो में आप देख रहे हैं ये है फाइटर जेट सुखोई 30 और ये उसके नीचे आप ये जो मिसाइल देख रहे हैं ये है एक्सटेंडेड वर्जन ब्रह्मोस का। एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब होता है कि उसकी मारक क्षमता को
पिछली वाली क्षमता से बढ़ा दिया जाता है, तो उसको एक्सटेंडेड रेंज वर्जन कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और जिसकी गति जो है वो 2.8 मैक होगी। ठीक है, तो 2.8 मैक तकरीबन जो होता है वो साउंड का जो गति होता है आवाज़ का उसका 3 गुना लगभग। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज़ ये मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 280 से बढ़ाकर कर दी गई है 350 किलोमीटर, यानी कि अभी ये 350 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। और अभी आपको बताया था मैंने कि कौन सा फाइटर जेट है जिससे इसका परीक्षण किया गया था, वो है सुखोई 30 MKI। कहाँ किया गया है? तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में। इसमें क्या होता है कि पुराने जो शिप होते हैं उनको टारगेट के रूप में यूज़ करके उनको टेस्ट में यूज़ किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो ये जो परीक्षण है ये सफल हुआ है। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस को किस देश के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी कि रूस के स्थान पे एक दूसरा देश इसमें शामिल हो गया है। तो आपको ये बताना है कि वो देश कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस का स्थान लिया है। आपका ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन 2 स्लोवाकिया, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 चेक गणराज्य। तो इसका सही उत्तर है चेक गणराज्य। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यानी UNHCR या HRC ह्यूमन राइट कमीशन में, तो ये इसमें चेक गणराज्य को शामिल किया गया है। किसकी जगह पे? रूस की जगह पे। तो और रूस को क्यों हटा दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए है कि अभी क्या है कि रूस और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है और उसी युद्ध के दौरान ह्यूमन राइट कमीशन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, इसलिए उसको इस काउंसिल से, परिषद से हटा दिया गया है और इसका स्थान लिया है चेक गणराज्य ने। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये है चेक गणराज्य। और इसके चारों तरफ आप उत्तर में देखें तो जर्मनी और पोलैंड है, और आप साउथ की तरफ देखना ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया देश हैं। तो पश्चिम में भी इधर आप देख सकते हैं जर्मनी का ही भाग पड़ता है, और इधर पूर्व की यहाँ तक पूर्व वाले हिस्से में पोलैंड को ही छूता है चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है प्राग। और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC की स्थापना जो हुई है वो 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। अभी हाल ही में हमने आपको बता दिया है कि रूस को हटा दिया गया है और इसका जो स्थान है वो चेक गणराज्य ने लिया है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो हैं मिलोस जेमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मंगल पर भूकंप का पता लगाया गया है? अर्थ पे जो भूकंप आता है उसको अर्थक्वेक कहते हैं और मंगल पे जो भूकंप आता है उसको मार्सक्वेक कहते हैं। जो मार्सक्वेक यही है जो मंगल पर जो भूकंप आया है। तो आपको बताना है इसका पता किस एजेंसी ने लगाया है। ऑप्शन 1 है नासा, ऑप्शन 2 है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये ESA कहते हैं इसको, ऑप्शन 3 है इसरो जो भारत की है, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पर भूकंप का पता लगाया है अमेरिकी एजेंसी नासा द्वारा। मंगल पर जो भूकंप आते हैं उन्हें कहा जाता है मार्सक्वेक। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसका पता लगाया गया है। अब कैसे पता लगाया गया है कि 2018 में नासा ने जो इनसाइट लैंडर है वहाँ को उसने इसको वहाँ सेट कर रखा है, वहाँ पे यानी लैंड करा रखा है इनसाइट लैंडर। तो इसकी मदद से पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये 2018 में यहाँ पे ये लैंड करा चुके हैं इनसाइट लैंडर को, और ये बीच बीच में जो भी घटनाएं या फिर भूकंप वहाँ पे आते हैं तो उसको बताता रहता है। तो मंगल पर जीवन का पता लगाने के लिए पहले कुछ मिशन जो है वो लॉन्च हो गए हैं। तो उन मिशंस को आपको बताना है कौन सा मिशन किस देश का है। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो होप मिशन जो है वो
मंगल पे जीवन का पता लगाने के लिए है और ये किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात का है, यानी यूएई का है होप मिशन। और तियानवेन जो है, तियानवेन किस देश का है? तियानवेन है चीन का, ये है तियानवेन। तो तियानवेन चीन का है और परसिवरेंस जो है वो नासा का है, यानी अमेरिका का है। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन 1 है 18 मई, ऑप्शन 2 19 मई, ऑप्शन 4 और ये है 24 मई और तीसरा विकल्प था 21 मई। तो आपको बताना है कि 18, 19, 21, 24 मई इनमें से किस दिन ये संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। और राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, कई बार ये स्टैटिक में भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो नेशनल म्यूज़ियम है नई दिल्ली में। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने हैं? नाम है हसन शेख मोहम्मद। आपको बताना है कि ये किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन 1 है इरिट्रिया, ऑप्शन 2 सोमालिया, ऑप्शन 3 तंजानिया, ऑप्शन 4 इथोपिया। तो हसन शेख महमूद बने हैं अफ्रीकी देश सोमालिया के नए राष्ट्रपति। तो चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये नाम आपको पता लग ही गया होगा, ये किस देश के हैं? तो ये सोमालिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है हसन शेख महमूद और राजधानी है मोगादिशु। ये सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और मुद्रा है सोमोलो या सोमोलियन सिलिंग। अफ्रीका जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप में मेनलैंड में मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। यहाँ राज्य लिखा है, देश आपको मानना है इसको। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। ये इस तरीके की कुछ संरचना है अफ्रीकी देशों में। आप देखें तो अफ्रीकी जो महाद्वीप है तो उसमें उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। उसमें कुछ इरिट्रिया और भी कुछ देश आते हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, तो उसमें से एक देश सोमालिया भी है। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज के दिन का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये 5 स्टार क्वेश्चन है, यानी अति महत्वपूर्ण सवाल। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की स्थापना या फिर आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शन 1 है काठमांडू, ऑप्शन 2 कोलंबो, ऑप्शन 3 लुम्बिनी, ऑप्शन 4 थिम्पू। तो इसका जो सही उत्तर है ये है महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल में लुम्बिनी। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र कहाँ पे आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब है लुम्बिनी। चलिए इसके बारे में कुछ और तथ्य भी देख लेते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर थे, तो वहाँ पे उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, तो यहीं पे इसकी आधारशिला रखी गई है। और इसका जो निर्माण है, यानी किसने इसको बनाया है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिषद। ये नई दिल्ली यानी भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिषद इसको बना रही है। और नेपाल की है लुम्बिनी विकास ट्रस्ट, और दोनों के तहत पहले ही मार्च में इस पे समझौता हो चुका था और अभी इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। तो एक मंदिर और है जहाँ पे प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की थी, तो आपको ये याद रखना है कि क्योंकि अभी ये सुर्खियों में, तो ये पूछा जा सकता है। तो माया देवी मंदिर आपसे पूछा जा सकता है किस देश में है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री भी पहुँचे थे। तो ये जो है वो नेपाल में है माया देवी मंदिर। आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। ऑप्शन 1 है फ्रैंक बिल्कजैक, ऑप्शन 2 है डेविड ग्रॉस, ऑप्शन 3 है
एच डेविड, ये आज लिखा है, ये एच है, एच डेविड, और ऑप्शन 4 है एच डेविड पुलित्जर। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है फ्रैंक विल्कजैक को। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के लिए फ्रैंक विल्कजैक को चुना गया है, और इनको 2004 में फिजिक्स में नोबेल भी मिल चुका है। तो भौतिकी में 2004 में ये नोबेल भी प्राप्त कर चुके हैं। इनके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो फ्रैंक विल्कजैक को वर्ष 2022 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है, और ये जो पुरस्कार है हमेशा लिविंग यानी कि जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है, और योग्य वो होना चाहिए, और उसने कुछ न कुछ परोपकारी कार्य किए होने चाहिए। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1972 में, और फ्रैंक विल्कजैक, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 2004 में इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए आज का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन पॉप फ्रांसिस द्वारा, वेटिकन सिटी के हैं ये पॉप फ्रांसिस, इनके द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं? ऑप्शन 1 देवा सहायम पिल्लई, ऑप्शन 2 देवकर्णी, ऑप्शन 3 सहारनशाह, ऑप्शन 4 अली खान। तो पॉप फ्रांसिस द्वारा किसको चुना गया है संत? तो ये हैं देवा सहायम पिल्लई, ये केरल के थे। इनका जन्म 1812 में केरल में हुआ है। तो और ये पहले आम भारतीय हैं जिनको पॉप फ्रांसिस द्वारा संत माना गया है। चलिए सवाल के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो देवा सहायम पिल्लई का जन्म हुआ है 1712 में त्रावणकोर में, तत्कालीन केरल का भाग था, अभी भी है। और 18वीं शताब्दी में ये हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था, और इनका नाम है देवा सहायम पिल्लई। ये नाम आपको याद रखना है। ये था आज का अंतिम सवाल। अभी क्या है कि अब आपको हम जो शुरुआत में वीडियो में पूछा गया था आपसे सवाल, उसका सही उत्तर बताएंगे। और आज का सवाल था कि द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन द अर्थ की सूची में एकमात्र भारतीय शहर का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है उदयपुर, ऑप्शन 2 है जयपुर, ऑप्शन 3 है बंगलुरु, ऑप्शन 4 है मुंबई। तो ये एकमात्र शहर है भारत का जो द मोस्ट रोमांटिक सिटी ऑन द अर्थ की सूची में शामिल है, और ये शहर है झीलों का शहर उदयपुर, राजस्थान में ये है। और कौन सी संस्था है, गैर लाभकारी संगठन, जो इसको जारी करता है? हर साल ये जारी होती है, और उस संस्था का नाम है प्लैनेट डी। कुल 16 शहरों की सूची जारी की जाती है, और इसमें 2022 में इस बार जो है वो पेरिस पहले स्थान पर है, और भारत का एकमात्र शहर है उदयपुर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप इस वीडियो का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत खिंचो भैया, आज तो 18:30 मिनट।